मेरा नाम मोहब्बत अज़ हुमा कुरैशी। मुकम्मल नॉवल। सुर्ख रंग का भारी भरकम जोड़ा पहने स्टेज पर दुल्हन बनी बैठी लड़की इस वक्त अपनी किस्मत की सितम ज़रफ़ी पर मायूस सी थी। आज इस बदनसीब की शादी थी, वो भी अपनी बचपन की मोहब्बत के साथ। कितना खुश थी वो जब हवेली वाले इसका रिश्ता तय करने इसके घर आए थे। खुशी इस कदर थी कि गांव से आने वाली पहली कॉल पर ही शहर में अपनी पढ़ाई तक अधूरी छोड़कर भागी भागी गांव आई थी। हवेली वालों ने शादी के लिए सिर्फ 1 माह का वक्त दिया, जिसे इसने और इसकी माँ ने फौरी कबूल कर लिया था। मगर अचानक ये सब हो जाना इसकी सारी खुशियां खत्म कर गया था। कितना अरमान था इसे अपनी शादी का, आज के दिन के हवाले से अनगिनत ख्वाब आंखों में सजा रखे थे। और इसकी माँ, आह! कितनी चाहती इसे अपनी बेटी को अपने भांजे की दुल्हन बने देखना। पर वो बदनसीब तो वक़्त से पहले इस भरी दुनिया में इसे अकेला कर गई थी। चारों ओर खुशी से शहनाइयाँ बज रही थीं, इसके साथ स्टेज पर बैठा बेरहम शख्स सपाट तासुरात लिए सब मेहमानों से मिल रहा था। जैसे वो सब इसकी खुशी में ना हों, और ये हकीकत भी थी, वो तो इस पर ज़ोर ज़बरदस्ती थोपी जा रही, जो पहले ही किसी और का था। आज खान हवेली के सबसे छोटे बेटे शयान खानज़ादा की शादी थी, जो खूब धूमधाम से की जा रही थी। खान हवेली को दुल्हन की तरह सजाया गया था। चारों ओर लगी लाइटिंग से हवेली जगमग कर रही थी। ये खानज़ादा खानदान की इस पीढ़ी की आखिरी शादी थी, जिसे वो सब यादगार बनाना चाहते थे। आज के दिन हवेली में जश्न का समा लगा हुआ था। हर तरफ हंसते मुस्कुराते चेहरे अपने ही धुन में लगे हुए थे। स्टेज पर झमघट्टा लगाए खड़ी लड़कियां दुल्हन दूल्हा के साथ मुख्तलिफ जावियों से सेल्फी लेने में मसरूफ थी। हवेली के वसी और अरीज बाग में बने स्टेज पर बैठे दूल्हा दुल्हन इस सारे शौक व गला से हदे दर्जा बेजार नजर आ रहे थे, जिनके लिए ये सारा इंतजाम किया गया था। इन्हीं दोनों को इस सजावट और रौनक से कोई दिलचस्पी नहीं थी। सुर्ख रंग के लहंगे में सर पर घूंघट डालकर दुल्हन बनी बैठी सुम्बुल साकिब इस वक्त सबकी तवज्जो का मरकज थी, माँ सवाए दूल्हा की। दूसरी जानिब काले रंग की खूबसूरत सी शेरवानी के साथ सर पर कुला पहने दराज के दामद और दिलकश सहरंगेज शख्सियत का मालिक शयाद जुबैर खानज़ादा अपनी मर्दाना वजात और शुजात के साथ इसके बराबर में पूरे करफू से बरजमान कितनी ही लड़कियों का दिल धड़का गया था। सुनो, शयान खानज़ादा का लहजा धीमा था मगर खासा सख्त था। जी, सुम्बुल ने हल्की सी आवाज़ में मुनमुनाकर कहा। तकलीफ खत्म होते ही फौरन कमरे में जाकर अपनी तैयारी कर लेना। हमें कल सुबह ही 5 बजे शहर के लिए निकलना है। तने हुए तासुरात के साथ कहा, बेहतर। फिलहाल इसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि यही सवाल पूछ लेती कि अभी क्या ज़रूरत है जाने की। अभी तो वलीमे में भी 2 दिन बाकी हैं। और हाँ, अम्मा खानम, खान बेगम पूछें तो कह देना कि तुम्हारे इम्तिहान होने वाले हैं। मज़ीद यूनिवर्सिटी से छुट्टियाँ नहीं कर सकती। सामने देख तो है, एक और हुक्मनामा जारी हुआ था। पर मैंने तो पढ़ाई छोड़, अभी इसकी बात अधूरी थी। ज़्यादा दिमाग चलाने की ज़रूरत नहीं है। जितना कहा है बस इतना करो। इसका आगे से बोलना इसे हरगिज़ पसंद नहीं आया था। पर ये बात तो हवेली में सब जानते हैं कि मैं पढ़ाई छोड़ चुकी हूँ। फिर सब सवाल करेंगे। हिम्मत करके आखिर बोल ही दिया था, जिस पर मुकाबिल के माथे पर बल पड़ गए थे। हवेली वाले तो तब भी सवाल करेंगे जब नई नवेली दुल्हन पहले ही दिन हवेली में अकेली घूम रही होगी, क्योंकि मैं तो कल सुबह ही शहर चला जाऊंगा, फिर रहना यहाँ शौक से अकेली। तनफ़्फ़ुर से बोलकर सर झटका। तो मुझसे शादी क्यों की जब यही सब करना था? लहज़ा गुलूगीर सा था। इसके चेहरे पर अजीब मुस्कुराहट थी। जल्द पता चल जाएगा प्यारी। इसके कान में ज़रा झुककर सरगोशी की। अपने हाथ पर इसकी सख्त गिरफ्त महसूस कर सुम्बुल के वजूद में करंट सा दौड़ गया। तो इसने भी खामोशी में आफ़ियत जानी। इतना तो वो समझ ही गई थी कि इस शख्स से बहस बेकार है। माशाल्लाह, माशाल्लाह, चश्मे बदूर, चाँद का टुकड़ा लग रही है। खान बेगम, खान बेगम ने कितनी हसीन बहू ढूँढी है अपने शहज़ादे के लिए। स्टेज पर आती एक खातून ने ज़रा सा घूंघट उठाकर इसकी बलाए लेते तारीफ़ी अंदाज में कहा, जिस पर वो धीरे से मुस्कुरा दी। चाँद का टुकड़ा? इस बेवकूफ़ को देखने के बाद चाँद में लगा दाग कहना ज़्यादा बेहतर रहेगा। शयान ने इनकी तारीफ पर नागवारी से हंकार भरते तंजिया लहजे में आहिस्ता सी आवाज में बड़बड़ाया, इस बात का मतलब
खातून के स्टेज से नीचे उतरते ही सुम्बुल ने नागवारी से पूछा, अपना मुंह बंद रखो। जितने बोलने की इजाजत दे दी है बस इतनी ही बहुत है। मेरे साथ आगे से जबान चलाने की कतई जरूरत नहीं है, समझी? गुस्से से सर झटककर इसे झाड़ पिलाता, स्टेज से कदम फलांग कर उतरता अपनी यूनिवर्सिटी फेलो की जानिब बढ़ गया था, जो हाथ में फ्लावर बुके पकड़े शायद अभी महफिल का हिस्सा बनी थी। पीछे दुल्हन बनी बैठ गई। सुम्बुल इसकी इतनी बेइतनाई पर आंखों में आई नमी छुपा नहीं सकी थी। तकरीब रात देर तक चलती रही थी। इस वक्त सब थक हार कर अपने अपने कमरों में आराम करने की गर्ज से बढ़ गए थे। शयान इन सबसे पीछा छुड़ाता करीब 2 बजे अपने कमरे में दाखिल हुआ था, जहां सुम्बुल इसके हुक्म की तकमील में शहर रवानगी के लिए अपनी और इसकी पैकिंग कर चुकी थी। पैकिंग कर ली? ड्रेसिंग रूम से इसे सादा से सूट में बाहर आते देख सवाल किया। जी कर ली। नजरें फेर कर मुख्तसर सा जवाब दिया। खुद को नजरअंदाज करना शयान को नागवार गुजरा था। पता नहीं खुद को क्या समझती थी ये जाहिल लड़की। नागवारी से सोचकर एक नजर इसके सरापे पर डालकर सर झटका। अपने तमाम ज़रूरी कागज़ात और सामान रख लेना, क्योंकि मैं तुम्हें रोज़-रोज़ यहाँ लेकर नहीं आऊँगा। वहाँ जाकर घर में बैठने की ज़रूरत नहीं, अपनी तालीम मुकम्मल करना। सुम्बुल जो ड्रेसिंग टेबल के आगे खड़ी अपने बाल संवार रही थी, शयान के लफ्ज़ों पर इसके हाथ ठटक कर रुक गए थे। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ और अब भी बता रही हूँ, मैं अपनी पढ़ाई छोड़ चुकी हूँ। सुम्बुल ने बड़े ज़ब्त से कहा था, जो आज के दिन वो बहुत मुश्किल से किए हुए थी। अपना दिमाग ज़रा कम चलाओ। जितना कहा है इतना करो। लाइट बंद कर देना कमरे की। जल्दी सो जाओ। सुबह जल्दी निकलना है शहर के लिए। शयान ड्रेसिंग रूम से नाइट ड्रेस तब्दील करता इसे हुक्म सुनाकर बेड पर लेट गया, जबकि सुम्बुल खामोशी से शीशे से नजर आते इसके अक्स को देख रही थी, जो ना जाने क्या चाह रहा था। इस वक्त खान हवेली में तुलुए आफताब का वक्त था। हवेली के रिहायशी तो अपनी आदत के पेश नज़र सुबह-सुबह जागने के आदी थे, जबकि काफ़ी मेहमान इस वक्त सो रहे थे। ज़ुबैर खानज़ादा के 3 बेटे, असफंयार खानज़ादा, मोहसिन खानज़ादा और तीसरे शयान ज़ुबैर खानज़ादा, जबकि एक बेटी इस हवेली का हिस्सा थे। ज़ुबैर साहब का चंद साल कब्ल ही इंतकाल हो चुका था। दोनों बड़े बेटे शादी के बाद अपनी बीवी बच्चों समेत इसी घर में रहते थे। सबसे छोटी बेटी नाज़नीन की शादी इंटर होने के फ़ौरन बाद ही कर दी गई थी। शयान का भी ये यूनिवर्सिटी का आखिरी साल था, पर अम्मा की बेहद इसरार पर इसे इस शादी के लिए ज़बरदस्ती हामी भरनी ही पड़ी थी, जो शुरू से ही अपनी बहन की बेटी के सदके वारी जाती थी। ब्लैक पैंट शर्ट के साथ डेनिम की जैकेट पहने, ब्लैक ब्राउन शेड सिल्की बालों को बीच की मांग निकाल कर सेट किए, क्रिस्टल ग्रे आंखों में मोहब्बत लिए खान बेगम अपनी माँ के बराबर में बैठा शयान खाजादा इनसे मोहब्बतें वसूल कर रहा था। अरे बेटा, इतनी भी क्या जल्दी है जाने की? अभी तो वलीमा भी नहीं हुआ। पूरी हवेली मेहमानों से भरी पड़ी है। हम क्या जवाब देंगे सबको? खान बेगम ने अपनी जिद्दी तबीयत के मालिक बेटे को देखकर परेशानी से कहा, प्लीज अम्मजान, आप संभाल लीजिएगा ना सबको, और जवाब देने की क्या जरूरत है? वलीमे की सुबह आ जाऊंगा मैं। इनकी बात पर शयान के माथे पर बल वाजे थे। पर बेटा, कुछ दुनिया के दस्तूर भी तो हैं, रस्में दुनिया भी तो किसी शय का नाम होता है। कौन भला नई नवेली दुल्हन को इस तरह शादी वाले घर से ले जाता है? अमजान ने इसे समझाने की कोशिश की, जिसके आगे ये रस्म रिवाज सब फजूल की बातें थी। मुझे कोई जल्दी नहीं है माजान, आपकी बहू की यूनिवर्सिटी खुलने वाली है और कुछ ही दिनों में इसके इम्तिहान भी हैं, तो इसी के कहने पर इसे भी साथ ले जा रहा हूँ। आप चाहें तो पूछ लें इससे। एक शरारती नज़र सादे से लॉन के प्रिंटेड सूट में मलबूस, खुद को चादर में छुपाए खामोश खड़ी सुम्बुल पर डालकर इसे भी अपने साथ खींचा। सुम्बुल बेटा, क्या ये सच कह रहा है? आपने तो पढ़ाई छोड़ नहीं दी थी। अपनी सोचों में गुम खड़ी सुम्बुल चौंक कर इनकी जानिब मुतवज्जा हुई। जी जी, मेरा मतलब है नहीं नहीं, मैं अपनी तालीम मुकम्मल करना चाहती हूँ। पहले तो बेसाख्ता हामी भर दी, पर खुद पर शयान की घूरती नजरों की तपिश से जल्दी से इनकार करते आहिस्ता सी आवाज में इसका पढ़ाया हुआ सबक दोहराया। अच्छा, चलो बेटा, जैसे तुम लोगों की मर्जी। जिंदगी तुम्हें गुजारनी है, जैसे चाहे फैसला करो।
सुम्बुल की तस्दीक करने पर वो खामोश होती, फैसला इन पर छोड़ गई थी। चले फिर इजाज़त दीजिए। शयान ने जल्दी से खड़े होकर इनका प्यार लिया। शयान का अपने पीछे आने का इशारा देख सुम्बुल भी खान बेगम से मिलने के लिए आगे बढ़ी। अपनी लाडली भांजी को इस हवेली का हिस्सा बनाकर जितनी खुश और मुतमईन वो थी, इतना शायद ही कोई था। दुआओं के साए में इन्हें रुखसत करती सुम्बुल को कुछ ज़रूरी हिदायत भी कर रही थी, जो वो बहुत खामोशी से सुन रही थी। शयान के हाँ करने पर वो हवेली की दहलीज अबूर करती, शयान के साथ फ्रंट सीट पर बैठती शहर के लिए निकल पड़ी। दोनों रफ़ीक ही अपनी-अपनी जगह खामोश थे, जैसे कहने को कुछ था ही नहीं। सुमुल ने एक नज़र ड्राइविंग करते शयान को देख अपना सर विंडो ग्लास से टिका लिया। यूनिवर्सिटी की आखिरी क्लास खत्म होते ही माहीन शयान खानजादा की तलाश में भागती-भागती कैंटीन में पहुंची थी और तवक्का के ऐन मुताबिक वो वहीं मौजूद था, जहां वो लेक्चर से फ्री होने के बाद अक्सर ही पाया जाता था। तुम यहाँ आकर बैठ गए हो, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही थी। एक नज़र ब्लू जीन्स पर ऑफ वाइट टी शर्ट पहने, आंखों पर सन ग्लासेस चढ़ाए बैठे शयान को देख बैग एक तरफ डालकर शिकवा के ना अंदाज में कहा, ढूंढ क्यों रही थी, सीधा यहीं आ जाती। शयान ने नजरें इसके हसीन चेहरे पर टिकाकर एक आंख का कोना ब्लिंक करके कहा, ब्लैक जीन्स के साथ ब्लैक ही शर्ट पहन रखी थी। ऊपर का एक मजीद बटन खोलकर इसमें सन ग्लासेस टिकाए हुए थे। हल्के घुंघराले लंबे बाल पुश्त पर खुले छोड़े रखे थे। इसका दावत देता हुस्न सरापा सबकी तवज्जो का मरकज था। बिलाशुबा वो यूनिवर्सिटी की सबसे हसीन लड़कियों में से एक थी, जो सिर्फ शयान खानज़ादा की गर्विदा थी। बस तुम नज़र नहीं आए तो दिल को परेशानी सी होने लगती है। पता तो है तुम्हें। माहीन ने नज़ाकत से हवा से मुँह पर आती बालों की लट को कान के पीछे अड़ासते मासूमियत से मुँह बसोरा। शयान इसकी सदा पर खुलकर मुस्कुराया था। तो फिर इस दिल को करार कैसे आएगा मलका आलिया? शयान ने इसका नरम हाथ अपने मजबूत हाथ की गिरफ्त में लेते शरारतन कहा, तुम्हारे दीदार से। माहीन का अंदाज खासा बोल था, जो इसकी शख्सियत का हिस्सा था, और यही वजह थी शयान जुबैर खानजादा को वो लड़की पहली ही नज़र में भा गई थी। तो ऐसी बात है मोहतरमा, तो ज़रा इस दिल को समझाओ कि ज़रूरी तो नहीं कि मेरा दीदार हर रोज़ इन आँखों को मैसर आ जाए। क्रिस्टल ग्रे आंखों में शरारत लिए माहीन की जानिब जरा झुककर धीमे सर्द लहजे में बोलता वो इसे ठहका लगाने पर मजबूर कर गया। वेरी फनी। अच्छा सब छोड़ो, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने के लिए तो मंगवाओ। लिप ग्लोस से मसीन होठों को बाहम आपस में मिलाकर नजाकत से कहा तो वो भी मुस्कुराकर खड़ा हो गया। अपने एक हुक्म पर शयान खानजादे की ये फरमाबरदारी देख माहीन ने तफक्र से कैंटीन में नजरें घुमाई थी। कितनी ही नजरें थीं जो इन्हीं दोनों पर टिकी हुई थी। माहीन इन सब पर एक नज़र घुमाकर एक अदा से बालों को झटका देती मगरूराना अंदाज में मसीह अकड़ कर बैठ गई थी। खान बेगम के कमरे में इस वक्त शयान के अलावा असफंदियार भी मौजूद थे। ये क्या कह रही हैं आप माजान? खान बेगम का फैसला सुन शयान के माथे पर बल पड़ गए थे। क्या मतलब है शयान खानजादा आपका? आगा भाई, असफंदियान ने शयान के बिगड़े तासुरात देख नागवारी से पूछा। आगा भाई, मैं सुम्बुल से शादी नहीं कर सकता। शयान ने अपने गुस्से की वजह बताई। क्यों नहीं कर सकते? क्या खराबी है इस बच्ची में? खान बेगम ने शयान की नागवारी पर सवाल किया। कोई खराबी नहीं सुम्बुल में, बस मैं इसे पसंद नहीं करता। मैं नहीं कर सकता इस लड़की से शादी। खुद को इन सब के बीच मुजरिम सा तस्वुर कर झुंझला सा गया था। पसंद नहीं करता से क्या मुराद है तुम्हारी? तुम दोनों की निस्बत तो बचपन से तय है। खान बेगम को इसकी ये नफी एक आंख नहीं भाई। वो बचपन था अम्मो जान, अब हम बड़े हो गए हैं। बस मुझे नहीं पसंद वो। शयान ने गुस्से से सुर्ख पड़ते चेहरे से कहा था। आप अब इतने बड़े हो गए हैं कि बड़ों के बनाए हुए रिश्तों से इनकार करेंगे। आगा भाई को इसका ये रवैया बहुत बुरा लगा था। नहीं भाई, बस मुझे नहीं पसंद सुम्बुल, और मुझे यकीन है वो भी इस रिश्ते पर रजामंद नहीं होगी। शयान ने कयास आराई की थी। आपको किसने कहा कि वो आपकी तरह अपने माँ बाप की नाफरमान औलाद है? वो तो बहुत प्यारी बच्ची है। इसे इस रिश्ते से कोई एतराज नहीं। खान बेगम ने इसे घूरा जो नजरें चुराता पहलू बदल कर रह गया था। शयान, हमें साफ साफ बताओ, आखिर इस इनकार की वजह क्या है?
कहीं तुम किसी और लड़की में तो दिलचस्पी नहीं रखते? आगा भाई ने संजीदगी से कड़े तेवरों से पूछा था। नहीं आगा भाई, कैसी बातें कर रहे हैं आप? शयान ने भौंकला कर इनकी नफी की। वो फिलहाल अभी ने अपने और माहीन के बारे में नहीं बता सकता था। तो फिर इस इनकार की वजह? आईब्रो उठाकर सवाल किया। बस वो मेरे कैलिबर की नहीं है आगा जान। वो बहुत तब्बू सी डरी सहमी सी रहने वाली लड़की है। मुझे पुरहतमात और निडर लड़कियां पसंद हैं। अब कुछ तो जवाब पेश करना ही था, तो इसने अब इसकी शख्सियत को निशाना बनाया। बस यही बात है, और कोई बात नहीं जिसकी तुम हमसे पर्देदारी कर रहे हो। आगा जान ने तफ्तीशी अंदाज में जांचती नजरों से इस्तफसार किया। जी जी, बस यही बात है। बात बनती देख जल्दी से हामी भरी। दोनों भाइयों की बातों के दरमियान खान बेगम खामोशी से इन्हें बहस करता देख रही। अम खानम, आप खाला से कहें शादी की तैयारी कर लें। हम अगले माह बारात लेकर आ रहे हैं। आप कल सुम्बुल को इस नलायक के नाम की अंगूठी पहना आइएगा। आगा साहब का फैसला सुन शयान का मुंह हैरत की ज्यादती से कुछ ज्यादा ही खुल गया था। ये क्या? बस खामोश हो जाओ। तुम्हारे पास इनकार की कोई मुस्बत वजह मौजूद नहीं है। तुम्हारी इस नादानी को हम संजीदगी से लेकर अपने खानदान की बच्ची की जिंदगी नहीं बर्बाद कर सकते, जो तुम्हारे बचपन की मंग भी है। उन्होंने खराब लहजे में फैसला सुनाया, जबकि खान बेगम के चेहरे पर मुस्कुराहट खिल गई थी। अपने वालिद की वफात के बाद असफंदियार ने इस हवेली की जिम्मेदारियों का बोझ अपने कंधों पर उठा लिया था। लेकिन आगा जान, आप समझने की कोशिश तो करें। शयान ने इनके कदमों में बैठकर इल्तिजा की थी। शयान खानजादा हो तुम। अपने नाम, मकाम और मर्तबे को जितनी जल्दी पहचान लो, इतना तुम्हारे लिए बेहतर है। वो लड़की इतने सालों से सिर्फ तुम्हारे नाम पर बैठी हुई है। एक पठान कभी अपनी जबान से नहीं फिरता। आगाजान ने इसे कंधों से पकड़कर अपने मुकाबिल खड़ा करते सख्त लहजे में एहसास दिलाया। शयान अपने बड़े भाई के फैसले पर एहतरामन खामोश होता लब भीज गया था। अब मैं तुम्हारी जानिब से कोई बहाना ना सुनूं। अब ये बचकाना हरकतें करना छोड़ दो। वो इसका कंधा थपथपाते कमरे से बाहर निकल गए, जबकि वो अपना समूह लेकर खान बेगम के सरहाने बैठ गया, जो इसे अपनी भांजी की खूबियां गिनवा रही थी, जिसमें इसे जरा भी कोई दिलचस्पी नहीं थी। इसे फिक्र थी तो बस अपनी मोहब्बत की, माहीन की। सुम्बुल मेरी जान, तुम्हें जो अच्छा लगता है वो ले लो। खान बेगम इसे कितने ही ब्राइडल लहंगे दिखा चुकी थी, जिनका बस एक ही जवाब था, जो आपको अच्छा लगे खाला वो ले लें। खाला आप बताएं कौन सा लूं? मैं वही लूंगी। सुम्बुल ने इनके आगे ब्लड रेड कलर के पड़े शरारों की जानिब देख कर कहा। पहनना तुम्हें है, तुम बताओ कौन सा लेना है। अम खानम को क्यों तंग कर रही हो? अभी वो दोनों किसी एक ड्रेस के इंतखाब में ही उलझी हुई थी कि पीछे से एक सर्द आवाज नमदार हुई। सुम्बुल तो इतनी सख्त आवाज पर डरकर उछल ही पड़ी थी। अरे शयान बच्चे, आप यहाँ कैसे मेरा बेटा? खान बेगम ने अपने बेटे का माथा चूमकर कहा, जिसकी नजरें सुम्बुल के ही चेहरे पर थी, जो खान बेगम की आड़ में छुपने की कोशिश कर रही थी। आज संडे था, यूनिवर्सिटी से छुट्टी भी थी, तो सोचा आज कुछ शॉपिंग कर ली जाए। बस इसी गर्ज से अपने दोस्त के साथ मॉल आया था कि मुझे आप और ये मैडम शरारे के लिए तकरार करती नजर आई, तो मैं आपकी जानिब आ गया। शयान ने सुम्बुल के बराबर में खाली रखी चेयर संभाल कर कहा, जो झिझक कर सिमट कर बैठ गई थी। शयान इस्तेजाया मुस्कुराकर थोड़े फासले पर होकर बैठ गया था। चलो ये भी अच्छा हुआ है। अब तुम ही बताओ तुम्हारी बीवी के लिए कौन सा जोड़ा लूं, क्योंकि ये तो अपनी मर्जी बता ही नहीं रही है। अब तुम ही पूछो इससे। खान बेगम को इस तरह हाथ झाड़कर एक तरफ होता देख सुम्बुल हड़बड़ा ही गई थी, जो पहले ही इसके सर पर सवार था। अब घबराहट सी होने लगी थी। अपनी पसंद क्यों नहीं बता रही हो अम खानम को तुम? जल्दी बताओ। इनमें इतनी जान नहीं है कि तुम्हें लेकर मुख्तलिफ दुकानों की खाक छानती फिरें। शयान ने माथे पर बर डालकर इसकी चादर के हाले में दमकता चेहरा देख घूर कर कहा, जो शर्मिंदा सी हो गई थी। मेरा बेटा, मेरी बच्ची को मत डांटो। वो बेचारी तो मेरी ही पसंद को फोकियत दे रही थी। खान बेगम ने सुम्बुल का उतरा चेहरा देख फौरन साइड ली। अच्छा चलो सब छोड़ो, अपनी दुल्हन के लिए तुम खुद शादी का जोड़ा पसंद कर लो। खान बेगम ने सुम्बुल को देख धीमे से मुस्कुराकर कहा। तो शयान ने इस ड्रामेबाज लड़की को देख नागवारी से सर झटका। ये वाला देखें, ये सही है।
یہ والا پیک کر دیں آپ۔ انہی میں سے ایک خوبصورت سا لال رنگ کا شارٹ شرٹ کے ساتھ مکمل نگ موتیوں کے کام سے مزین گھیردار شرارے کا انتخاب کرتے فوری پیک کرنے کا حکم دیا۔ شاپ کیپر کو پیمنٹ کر کے محض 15 منٹ میں ان دونوں کی ہمراہ وہ شاپ سے باہر تھا۔ خان بیگم تو اس کی اتنی جلد بازی پر اسے ناراض نظروں سے گھور رہی تھی۔ چلیں ماں جان، مجھے اجازت دیں، میرا دوست میرا انتظار کر رہا ہے۔ آپ دونوں شاپنگ کر کے شام سے پہلے حویلی لوٹ جائیے گا، اور تم، زیادہ نخرے دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جلد از جلد اپنی شادی کی شاپنگ مکمل کرو اور گھر کو واپسی کی روانگی پکڑو۔ مجھے رات دیر تک بازاروں کی خاک چھاننے والی لڑکیاں ہرگز بھی پسند نہیں ہیں۔ تو اترے سے بجتے موبائل کو سائلنٹ پر کر کر خان بیگم سے اجازت لیتا سنبل کی جانب گھوم کر سرد لہجے میں بولا، جبکہ سنبل تو اس کے اس قدر سخت انداز پر صرف شکل ہی تکتی رہ گئی تھی۔ آج سے پہلے کبھی اس نے اس انداز میں بات نہیں کی تھی۔ سمجھ گئی؟ خان بیگم کو ایک جویلری کے اسٹال کی جانب بڑھتا دیکھ حورنک بنی کھڑی سنبل کے آگے شہادت کی انگلی اور انگوٹھے کو مس کرتا اسے ہوش میں لایا۔ جی جی، سنبل نے ہڑبڑا کر حامی بھری۔ جاؤ اماں کے پاس۔ سنبل نے فوری حکم کی تکمیل کی، جبکہ وہ ایک سرد سانس خارج کرتا ماہین کی جانب بڑھا، جو مسلسل کال پر کال کیے جا رہی تھی۔ ڈونٹ ٹیل می شایان، تم اس ظاہر سے شادی کر رہے ہو جس کے اندر ڈریسنگ سینس نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ وہ دونوں اس وقت فوڈ کورٹ میں بیٹھے ہوئے تھے جب ماہین نے سنبل کی ذات کو نشانہ بنا کر طنز کیا۔ پلیز ماہی، اسٹاپ دس نانسنس یار، میں تنگ آ گیا ہوں اتنی دیر سے تمہارے منہ سے یہ سنبل نامہ سن سن کر۔ شایان نے دونوں ہاتھ ٹیبل پر دھر کر جھنجھلا کر کہا، اتنا ہائپر کیوں ہو رہے ہو شایان؟ میں تو بس ویسے ہی کہہ رہی تھی۔ کتنی گوار ہے وہ لڑکی، ذرا سوچو وہ جاہل کیسے تمہارے ساتھ سوسائٹی میں موو کرے گی، جو خود کو ہر وقت 4 گز کی چادر میں لپیٹ کر رکھتی ہے۔ ماہین نے اس کے غصے کو بغیر کسی خاطر میں لائے ہلکا سا کہکا لگا کر کہا، انف از انف، آئی تھنک وی شوڈ ٹو یو لیو ہیئر۔ شایان اس کے بیہودہ سے تبصرے پر ماتھے پر بل ڈال کر گرایا۔ اوکے اوکے، سوری سوری، اب بس ہم اپنی بات کریں گے۔ اس کے ماتھے پر بڑے بلوں میں اضافہ ہوتا دیکھ ہاتھ اٹھا کر معذرت کی، جو کرسٹل گرے آنکھوں میں شدید قسم کی ناگواری لے بظاہر اسے دیکھ رہا تھا، جبکہ دماغ سنبل اور ماہین کا موازنہ کرنے میں الجھا ہوا تھا۔ اچھا تم بتاؤ، ہماری شادی پر تم مجھے کہاں سے شاپنگ کرواؤ گے؟ میں تمہیں پہلے ہی بتا رہی ہوں شایان، میں ہماری شادی کا جوڑا انڈین ڈیزائنر سے بنواؤں گی، اور باقی کی شاپنگ ہم دبئی سے کریں گے۔ معین پتہ نہیں کیا کیا بولے جا رہی تھی، جبکہ شایان کی نظریں اس کے نیم برہنہ بازوؤں پر تھیں۔ ارد گرد بیٹھے کتنے ہی لوگوں کی نظریں اس پر ٹکی ہوئی تھیں، جس پر وہ ناگواری سے اٹھ کھڑا ہوا۔ کیا ہوا؟ معین بھی اسے یوں اچانک کھڑا ہوتا دیکھ اٹھ کھڑی ہوئی۔ چلو یہاں سے۔ شایان اس کا ہاتھ پکڑ کر گھسیٹتا ہوا لے گیا تھا۔ شایان اس کا ہاتھ پکڑے گھسیٹتا ہوا لے جا رہا تھا، جبکہ ماہی بامشکل اس کے ساتھ قدم ملاتی اس کے غصے کی وجہ سمجھنے کی کوشش میں تھی۔ آج خان حویلی میں جشن کا سما تھا۔ 1 مہینہ پڑ لگا کر اٹھ گیا تھا۔ چاروں اور خوشیاں ہی خوشیاں بکھری ہوئی تھی۔ آج سے شادی کی تقاریب کا آغاز ہونے والا تھا۔ کاٹن کے کڑکتے ہوئے سفید رنگ کے شلوار قمیص پر پاؤں میں کھیڑی پہنے شایان ماتھے پر تیوڑی چڑھائے تمام انتظامات دیکھ رہا تھا۔ کل مائیوں والے دن ہی شایان اور سنبل کا نکاح طے ہونا پایا تھا۔ سنبل کو خان بیگم ہفتہ بھر پہلے ہی خان حویلی لے آئی تھی۔ شادی اور ولیمہ دونوں ہی حویلی سے ہونا طے پایا تھا۔ خان بیگم جانتی تھی ان کی بہن ان کی حویلی کے طور طریقے نہیں نبھا پائیں گی، اس لیے اسفندیار نے سنبل کو اپنی بہن کی طرح حویلی سے رخصت کرنے کا حکم جاری کر دیا تھا، جس پر خجستہ جہاں تھوڑی سی بحث کے بعد مان ہی گئی تھی۔ شایان بچہ، 2 دن بعد تمہاری شادی ہے، تم کن کاموں میں الجھے ہوئے ہو؟ یہ سب ملازمین پر چھوڑ دو، یہ سب سنبھال لیں گے، تم آرام کرو۔ آغا بھائی نے اسے سجاوٹ کے لیے آئے لوگوں سے الجھتا دیکھ کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، جی بس میں انہیں کچھ ضروری ہدایات کر رہا تھا۔ شایان نے انداز میں نرمی سمو کر کہا،
सुर्ख सफेद रंग सूरज की तपिश से तमतमा सी रही थी। चलो आ जाओ, अम खानम तुम्हें याद कर रही हैं। अभी कदम दाखिली दरवाजे की जानिब बढ़ाए ही थे कि शयान का मोबाइल बज उठा था। चलो तुम कॉल सुनकर आ जाओ। इसे हुक्म देते आगा जान हवेली के अंदरूनी हिस्से की जानिब बढ़ गए थे। शयान इस्बात में सर हिलाता वहां से कदम उठाता जरा खामोशी वाले हिस्से की जानिब आ गया था। हेलो असफन बेटा, शयान को देखा है आपने? खजिस्ता जहां ने हवेली में दाखिल होते असफन से शयान के मुतालिक पूछा था। जी खाला, वो बाहर ही है। एक कॉल सुनने की गर्ज से रुक गया है। कोई काम था आपको? असफंयान ने इसकी बाबत इत्तला देते दरियाफ्त किया। शुक्रिया बेटा, बस मुझे निकाह से पहले इससे कुछ ज़रूरी बातें करनी थी। चलो अच्छा ही है, बाहर सुकून से कर लूँगी। इन्होंने भांजे के सर पर हाथ फेर कर कहते कदम बाहर की जानिब बढ़ाए, तो वो भी समझकर सर हिलाते आगे बढ़ गए थे। यार ये क्या पागलपन है माही, तुमसे कुछ भी तो छुपा हुआ नहीं है, सब जानती हो तुम। फिर इन सब बातों का फायदा? शयान खानजादा ने माथे पर बल डाले झुंझलाकर कहा, जो दूसरी जानिब मुसलसल रो रही थी। शयान, मुझसे नहीं बर्दाश्त हो रहा। मैं मर जाऊंगी शयान, तुम मुझसे वादा करो कि तुम इसी महीने इसे छोड़ दोगे। माहीन के ड्रामे उरूज पर थे। माही माही माही, प्लीज यार मेरी पोजीशन तो समझो तुम। इसे इसे कायल करना चाहा। नहीं, पहले तुम वादा करो, वरना मैं अभी अपनी नस काट कर अपनी जान ले लूंगी। माहीन ने चीख कर तेज आवाज में कहा तो वो भी बौखला सा गया। अच्छा अच्छा, मेरी बात सुनो। मेरा वादा है तुमसे, मैं जल्द ही सुम्बुल को छोड़ दूंगा और फिर तुमसे ही शादी करूंगा, वादा। शयान के अदा होते लफ्ज सुन जहां दूसरी जानिब माहीन के अंदर सुकून की लहर दौड़ी गई थी, वहीं शयान के पीछे खड़ा वजूद दम से जमीन बोस हुआ था। शयान चौंक कर मुड़ा था। जमीन पर गिरी फजिस्ता को देख शयान की आंखें उबल आई थी। खाला, खाला जानी, क्या हुआ आपको? शयान की चीख पर हवेली में भगदड़ सी मच गई थी। उठो, घर आ गया है। शयान खानजादे की गाड़ी इस 6 मंजिला पुरशिकवा इमारत के आगे एक झटके से रुकी थी। शयान ने नजरों का रुख फेर कर अपने बराबर वाली सीट पर सोए हुए वजूद को देख एक गहरी सांस भरकर नींद से बेदार करने की खातिर कंधा हिलाकर कहा, पर वो सो कहाँ रही थी। वो तो गोया बेहोश हुई पड़ी थी। गाड़ी में इस कदर गैर आरामदेह जगह, इसकी इतनी पक्की नींद पर शयान अश अश कर उठा था। सुम्बुल, तुम उठ रही हो या मैं जाऊं? शयान ने जब से एक बार फिर इसका कंधा हिलाया जो सारे रास्ते सोती हुई आई थी। सुम्बुल, आप उठ रही हैं या नहीं? शयान ने विंडो से सर टिकाकर सोती हुई सुम्बुल को देख झुंझलाकर पूछा। आप नहीं उठ रही। इसके बेहोश वजूद से सवाल किया गया था। ओके फाइन, अब मुझसे कोई शिकायत नहीं कीजिएगा। शयान बड़बड़ाकर गाड़ी से बाहर कदम रखता घूमकर इसकी जानिब आया था और एक झटके से गाड़ी का दरवाजा खोल दिया गया था। सुम्बुल तो शायद कब्र के मुर्दों से शर्त लगाकर सो रही थी। सोते में जिस दरवाजे को अपना तकिया समझा हुआ था, इसी किसी को छीनता महसूस कर हड़बड़ाकर बाहर को खड़े शयान पर गिरी थी। शयान ने मुतासिर होती नजरों से इसकी हवाइयां उड़े चेहरे को देखा था। मतलब नींद में कोई इतना भी बेहोश हो सकता है। सुम्बुल ने फैली हुई आंखों से पहले इर्द गिर्द का मंजर देखा जो अंधेरे में डूबा हुआ था, और फिर नजर ऊपर उठाई तो नजरें सीधी इसकी घूरती हुई नजरों से जा मिली थी। अपनी पोजीशन का ख्याल आया तो एकदम पीछे को हुई, वरना वो आधी गाड़ी में और आधी इसके ऊपर थी। मिस सुम्बुल, आपकी सुबह हो गई है, सुबह बखैर। शयान ने अंधेरे में डूबी इमारतों की इक्का दुक्का जलती लाइट्स पर नजर दौड़ाकर तंजिया कहा। सुम्बुल ने जी भरकर खुद को कोसा था। क्या जरूरत थी इतना मदहोश होकर सोने की, वो भी इसकी गाड़ी में। मेरा ख्याल से आप रात का नाश्ता घर में करना पसंद करेंगी। तो अगर आपकी नींद पूरी हो गई और आपकी इस शहाना तबीयत को गिरा ना गुजरे तो क्या हम ऊपर चलें? शयान तो आज सही से शर्मिंदा करने के मूड में था। जी चलें। बड़ी हल्की सी आवाज बरामद हुई थी। यस प्लीज। शयान ने इसे आगे चलने का इशारा किया और खुद भी इसके साथ कदम उठाता अब दूसरी मंजिल पर बने अपने फ्लैट की जाने बढ़ रहा था। इन्हें कराची पहुंचते पहुंचते सुबह से रात हो गई थी।
शयान सारे रास्ते ड्राइव करता हुआ आया था। कराची से कुछ दूर एक होटल पर कुछ देर ठहरकर वो दोनों रात का खाना खा चुके थे। अब तो बस शदीद थकन के बाइस आराम की तलब थी। शयान की कमर तो गोया तख्ता हो गई थी। उफ! शयान खानज़ादा थका-थका सा एकदम सोफ़े पर गिरा था। माथे पर बाल बिखरे हुए थे, जबकि चेहरे पर थकन वाज़ेह थी। सुनो, वो देखो सामने किचन है। वहाँ कॉफ़ी का सारा सामान पड़ा है। जल्दी से 2 कप बना लो। शयान ने एकदम आँखें खोलकर ज़रा गर्दन को खम देकर अपनी चादर उतार कर तय करती सुम्बुल को देख हुक्म जारी किया और वापस से सीधे होकर आँखें मूंद ली। इसके हुक्म पर सुम्बुल ने आँखें घुमाई। दिल में तो आया बोल दे कि खुद बना लो, पर जब इसकी थकन का एहसास हुआ तो ना चाहते हुए भी कदम किचन की जानिब बढ़ाए। जबकि वो मुसलसल अपनी दुखती हुई भवें और सर को दबा रहा था। एक तिरछी सी आँख खोलकर देखा तो सुम्बुल किचन की जानिब बढ़ रही थी। थकन के बाइस तने हुए असाब को पुरसुकून करने की गर्ज से लंबी सर्द सांस खारिज करता फ्रेश होने की गर्ज से अपने कमरे की जानिब बढ़ा। ये 2 कमरों का एक छोटा सा लग्जरी अपार्टमेंट था, जो शयान अक्सर ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करता था, मगर अब सुम्बुल की वजह से इसके दोस्तों को अपना ठिकाना बदलना पड़ा था। छोटा सा टीवी लाउंज था जिसमें सामने दीवार पर 32 इंच एलसीडी नब्स थी। सोफों के साथ पड़ा छोटा सा टेबल और इर्द गिर्द में रखे फ्लावर्स सब ही कीमती और खूबसूरत था। सुम्बुल काफी फेरती किचन से वहां का जायजा ले चुकी थी। यार माही, मैं बहुत थका हुआ हूँ, अभी पहले ही इतना लंबा सफर करके आया हूँ और अब तुम शुरू हो गई हो। अपने नम बालों में तौलिया चढ़ाकर बेजारी से कहा। कुछ नहीं कर रही, वो मेरे लिए कॉफी बना रही है। तौलिया एक तरफ बेड पर फेंक कर वो वहीं नींद दराज हो गया। आधा जिस्म बेड पर और पाँव बेड से नीचे लटक रहे थे। अब बस ना, सुबह मिलते हैं यूनिवर्सिटी में। शयान ने आंखें बंद करके एक दो मजीद बातें करके अभी मोबाइल कान से हटाया ही था कि कोई खटके की आवाज पर कमरे में दाखिल हुआ। शयान ने थोड़ा ऊंचा होकर नजर उठाकर देखा, जहां सुम्बुल एक छोटी सी ट्रे में 2 कॉफी के मग रखे कमरे में दाखिल हो रही थी। किसकी इजाजत से कमरे में आई हो? शयान ने माथे पर बर डालकर पूछा। जी? सुम्बुल ने नासमझी से पूछा। तुम्हारे अंदर इखलाकियात नाम की कोई चीज है या नहीं? ये कौन सा तरीका है बगैर इजाजत किसी के भी कमरे में दाखिल होने का? शयान ने बेड पर बैठकर नागवारी से सर झटका, जिस पर सुम्बुल की तेवरी चढ़ गई। किसी का नहीं, ये मेरा अपना ही घर है। सुम्बुल जताते लहजे में कहकर कप लिए इसकी जानिब झुकी। काफी ठंडी हो रही है। शयान को खुद को हूं न हूं घूरता पाकर तवज्जो दिलवाई। शयान ने इसके तेवर देख सर झटककर एक हंकार भरते मग उठाया। सुम्बुल अपना मग उठाकर वहीं करीब रखे सोफे पर बैठ गई, जबकि शयान हाथ में कॉफी का मग पकड़े कुछ सोचता हुआ जमीन तक रहा था। दूसरी जानिब सुम्बुल की पूरी तवज्जो इसके उलझे उलझे तासुरात पर थी। कुछ देर कमरे में यूं ही खामोशी हायल रही, जिसे सुम्बुल के अमल ने तोड़ा, जो अपना खाली मग लेकर खड़ी होती पैर में चप्पल अड़ास रही थी। शयान ने भी अपना खाली कप एक तरफ को रखा था। सुम्बुल अपना और इसका खाली मग लेती कमरे से बाहर निकल गई थी। थकन से सुन पड़ते असाब को पुरसुकून करने के लिए एक भरपूर अंगड़ाई ली थी। कमरे की लाइट ऑफ की, साथ ही लैम्प ऑन करने से कमरे में मध्यम सी रोशनी फैल गई। कमरे में बढ़ती गर्मी के पेश नज़र एयर कंडीशन की कूलिंग बढ़ाता, साथ ही बेड पर मुकम्मल पैर पिसार कर कंबल ओढ़कर आंखें मीच कर लेट गया। सुम्बुल कमरे से बाहर आई तो हर सू खामोशी का राज था। एहतियात से रात का ख्याल करते बगैर आवाज के काफी के दोनों मग धोकर रेक में रखे और किचन की बत्ती बुझाती अपना सूटकेस उठाकर कमरे की जानिब बढ़ी। शयान, जो भी अपने दुखते सर को ही दबाता सोने की कोशिश कर रहा था, कि कमरे में किसी की मौजूदगी और फिर लाइट ऑन होने पर उठकर बैठ गया। तुम अभी तक यूं ही जाग रही हो, जाकर सो क्यों नहीं जाती? शयान ने दीवार पर लगी घड़ी को 2 का हिस्सा पार करते देख हैरानी से पूछा। सोने ही आई हूँ, सपाट अंदाज में जवाब मुख्तसर था। यहाँ जाकर बराबर वाले कमरे में सो जाओ और अब मुझे डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है। शयान ने नींद से बंद होती आंखों से हिदायत की, जबकि सुम्बुल ने ड्रामाई अंदाज में आंखें घुमाई थी।
मैं बेवकूफ नहीं हूँ जो इस घन के ढेर बने कमरे में बिस्तर लगा लूं। अगर इतना ही शौक हो रहा है तो आप वहां जाकर लेट जाएं। सुम्बुल के लहजे में अजीब सी चुभन थी जो इसने बाखूबी महसूस की थी। शयान खामोश होता इसकी कार्रवाई देख रहा था, जो अपने बैग से एक आरामदेह जोड़ा निकाल तब्दील करती अपने बालों का जूड़ा बनाती वॉशरूम से बाहर आई थी। एक जताती नजर शयान पर डालकर इसकी घूरती हुई नजरों को नजरअंदाज करती कमरे की लाइट बुझाती कम्बल मुंह तक तानती सोने की कोशिश करने लगी, जबकि कमरे में होती ठंड से जिस्म पर कपकपी सी तारी हो गई थी। जबकि शयान इसे अंधेरे में गायब होता देख सिर्फ इसकी पुश्त घूर रहा था, जिसे बस न चल रहा हो अपने बेड पर से ही धक्का दे डाले। जाहिल अनपढ़ लड़की। शयान थकन के बायस खामोशी इख्तियार करता बड़बड़ाकर अपनी जगह पर लेटकर सोने की कोशिश करने लगा। सुम्बुल ने जरा सा कंबल मुंह पर से हटाकर अपनी तरफ इसकी पूछ देखी, फिर चिल करते कमरे में कंबल में मजीद दुबककर सोने की कोशिश करने लगी, जबकि दिमाग मुख्तलिफ सोचों में उलझा हुआ था। तो फिर तुमने क्या सोचा इस जाहिल के बारे में शयान? माही आज सुबह ही शयान का लिया दिया सा अंदाज देख रही थी। सोचना क्या है यार, बीवी है वो मेरी, शयान ने बेजारी से कहा था। मेरा मतलब है शादी तो हो गई है ना अब, तो अब हमारे बारे में क्या ख्याल है? 2 माह बाद यूनिवर्सिटी भी खत्म हो जाएगी। माहिन के अंदाज में अलग ही मिठास थी। अपने सिल्की बालों की एक लट उंगली पर लपेट कर एक अदा से कहा, सब्र कर जाओ अभी, अभी 2 दिन ही हुए हैं शादी को, वलीमा अभी रहता है। सुम्बुल काफी समझदार है, मैं इसे समझाऊंगा, वो यकीनन जरूर मान जाएगी। शयान ने कोक का एक सिप लेकर तहम्मुल से कहा, क्या समझाओगे? सुम्बुल की तारीफ खासी नागवार गुजरी थी। यही कि वो और मैं दो अलग अलग मिजाज के लोग हैं, हमारा कोई जोड़ नहीं। शयान के लहजे में इत्मीनान था, जो माहीन को बुरी तरह खटक रहा था। और तुम्हें लगता है वो मान जाएगी? माहीन ने एक आईब्रो उठाकर सवालिया अंदाज में पूछा। बिल्कुल मान जाएगी। वैसे भी कोई भी इंसान किसी की जिंदगी में एक नापसंदीदा शख्सियत बनकर नहीं रहना चाहता। शयान ने चिप्स उठाकर मुंह में रखकर कहा, खैर तुम फिक्र नहीं करो, मैं जल्द खानम और सुम्बुल को समझा लूंगा। तुम बस अब अपनी फैमिली को राजी करो, इन्हें तो मेरी पहली शादी से कोई एतराज नहीं होगा। शयान ने अब बात का रुख दूसरी जानिब किया था। ऑफ कोर्स नॉट, मेरे घर वाले इतने चीप जहनियत के मालिक नहीं हैं कि वो इन छोटी छोटी बातों को इशू बनाए। माहीन ने काटदार लहजे में कहा था, जो शयान को जरा महसूस भी हुआ था जैसे वो इसके घर वालों पर तंज कर रही हो, मगर इसके नॉर्मल तासुरात देख खामोश ही रहा। अच्छा चलो तुम अपनी बाकी की क्लासेस लो, मुझे एक ज़रूरी काम याद आ गया है, फिर कल मुलाकात होती है। शयान मजीद इसे कुछ भी कहने का मौका दिए बगैर कदम उठाता कैंटीन उबूर कर गया था। माहीन भी बेनियाजी से कंधे उचकाती चिप्स खाने में मगन हो गई। हेलो ब्यूटीफुल। शयान को नजर से ओझल होते ही इसकी क्लास फेलो शयान की छोड़ी हुई जगह पर साथ आकर बैठ गया, जिसे माहीन ने भी खुशदिली से हेलो कहा। तुम तो हर वक्त इस शयान खानजादा से ही चिपकी रहती हो, कभी हमसे भी बात कर लिया करो। नोमी ने अजीब सी मुस्कुराहट के साथ कहा, तो माहीन अपने चाहने वालों की लाइन देखती कहका लगा उठी। अच्छा ऐसी बात है, तो क्या मैं आज का लंच तुम्हारी तरफ से समझूं? माहीन ने एक अदा से बाल झटक कर आंखें घुमाई। जरूर ब्यूटीफुल, क्यों नहीं, नाचीज को भी अपनी खिदमत का मौका दें। नौमी की ख्वाहिश बर आई थी। तो फिर चलो। माहीन मुस्कुराकर फौरी खड़ी हुई थी। नौमी ने भी इसका हाथ पकड़कर कदम आगे बढ़ाए। अब वो दोनों किसी करीब ही अच्छे रेस्टोरेंट में लंच के लिए जा रहे थे, ताकि थोड़ा टाइम स्पेंड कर लिया जाए। माहीन और नोमी दोनों एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल बैठे मजे से अपनी बातों के साथ सामने रखे अनवादो इकसाम के खानों से लुत्फ अंदोज होने में मशगूल थे। माही, क्या तुम सच में शयान खानजादा से शादी करोगी? नोमी ने माहीन के खूबसूरत से चेहरे पर नजर डालकर इस्तफसार किया। ओ कम ऑन, क्या मैं तुम्हें शक्ल से इतनी बेवकूफ नजर आती हूँ? माहीन ने नखवत से नजरें फेर कर सर झटका। नहीं, शक्ल से तो तुम बहुत ही हसीन हो। नोमी के अंदाज पर माही कहका लगा उठी थी। वो तो मैं हूं ही। माहीन ने इतरा कर गंगराले बालों की लट को उंगली में लपेट कर कहा।
वही तो यार, सीरियसली माहीन, मैं तो शॉक्ड ही रह गया था। तुम किसी की सेकंड चॉइस कैसे बन सकती हो? नोमी ने ज़रा हैरानी का इज़हार किया। मैं अपना एक ड्रेस पहनने के बाद इसे दोबारा हाथ नहीं लगाती। मैं शादी करूँगी, वो भी इस ख़ान से। शादी के बाद इसकी गाँव में जाकर रहूँगी। अपनी ऐशो-इशरत की ज़िंदगी छोड़कर इस बेवकूफ़ से शादी करूँगी। इतनी बेवकूफ़ नज़र आती हूँ मैं तुम्हें? माहीन के लहजे में तफक्र बोल रहा था। तो फिर ये सब क्या है? अब के नोमी को हालिया सूरत हाल जानने का तजस्सुस हुआ। हा 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 हा, कुछ नहीं, बस मैं और शयान बहुत अच्छे दोस्त हैं। माहीन इसके जांचते हुए अंदाज पर खूब महफूज हुई थी। हेलो माहीन। अभी वो दोनों अपनी ही बातों में मसरूफ थे कि पीछे से एक गंभीर आवाज गूंजी। माहीन ने जरा चौंक कर गर्दन घुमाई तो नजर सीधी दिलकश शख्सियत के मालिक शयान खानजादे के ऊपर गई थी, जिसकी क्रिस्टल ग्रे आंखें नोमी को ही गुस्से से घूर रही थी। जबी माहीन की भी नजरें इसकी हमराह खड़ी खूबसूरत सी लड़की पर पड़ी, जिसकी गैर मामूली हुस्न व मनमोहनी सी सूरत मेहंदी रंग के दुपट्टे में जगमगा रही थी। और यही देख माहीन का हलक तक कड़वा हो गया। ओह खान, हाय, तुम यहाँ कैसे? नोमी की नजरें इसके बराबर में खड़ी सुम्बुल पर थीं। माही, तुम यहाँ क्या कर रही हो? शयान ने इसे नजरअंदाज कर सीधा माहीन से सवाल किया था। वही जो तुम यहाँ करने आए हो। माहीन का जवाब खासा जताता हुआ था। शयान ने चौंक कर इसका बिगड़ा हुआ अंदाज देखा था और फिर बराबर खड़ी सुम्बुल को, जो शायद नोमी की नजरों से खाइफ सी थी। तुम बैठो वहां जाकर, मैं 2 मिनट में आता हूँ। शयान के सर्द लहजे में इशारा करने पर सुम्बुल एक खामोश नजर इन तीनों अफराद पर डालती एक दूसरी टेबल की जानिब बढ़ गई। शयान अब मुकम्मल तौर पर इन्हीं दोनों की जानिब मुतवज्जा था, जबकि माहीन ने एक आईब्रो उठाकर शयान के गुस्से की तमाज़त से सुर्ख पड़ता चेहरा देखा था, जो कहर बरसाती नजरों से नोमी को घूर रहा था। तुमसे तो मैं कल यूनिवर्सिटी में बात करता हूँ। नोमी को देखकर शयान की गुस्से से रगें तक तन गई थी। माहीन पर इसके गुस्से का कोई खातिर ख़ां असर नहीं हुआ था, जबकि वो जानती थी कि शयान नोमी से किस कदर नफ़रत करता है। इसे अपनी यूनिवर्सिटी का ये अय्याश किस्म का लड़का हरगिज़ भी पसंद नहीं था। माही को हूँ न हो इसके साथ मगन देख अपने आप को नज़रअंदाज किए जाने पर गुस्से से खौलता सुम्बुल की जानिब बढ़ गया, जबकि माही इसकी पुश्त घूरती तफक्र से सर झटक गई। शयान ने करीब आकर सुम्बुल को देखा, जो इर्द-गिर्द के लोगों को बड़ी इश्तियाक भरी नज़रों से देख रही थी। शयान को यकदम इस पर भी गुस्सा आया, जो शयान को किसी और लड़की से बात करता देख वहाँ तवज्जो देने के बजाय इर्द-गिर्द के मनाज़िर से ख़त उठाने में मसरूफ़ थी। क्या उधर-उधर नज़रें घुमा रही हो, जाहिलों की तरह? पहले कभी होटल नहीं आई क्या? शयान ने चेयर संभालते गुस्से से झिड़का। सुम्बुल, जो इसे अपनी जानिब आता देख जानबूझकर इधर-उधर नज़रें घुमाने लगी थी, कि इसका ये अंदाज़ देख चौंक कर इसकी जानिब मुतवज्जा हुई, जो ना जाने क्यों इतने तैश में था। शायद माही की वजह से, जबकि वो गुस्से से मेन्यू कार्ड उठाता देख कुछ रहा था और दिमाग अभी भी पीछे कहीं माहीन और नोमी पर अटक गया था। जारी है।